मध्य प्रदेश का लगभग 4,38,000 करोड़ का ये बजट मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए रखा गया है। और जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात कही थी और इनके जीर्णोद्धार की बात कही थी, गरीबों को सशक्त करना, युवाओं को रोजगार युक्त करना, अन्नदाताओं को प्रोत्साहित कर अग्रणी करना खेती के क्षेत्र में और मातृशक्ति को सशक्त करना, इस मंशा से केंद्र का बजट आया था। और उसी के समकक्ष हमारे मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए ज्ञान के साथ साथ इसमें डबल आई लगा करके ज्ञानी की बात हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कही है, जिसको वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी ने हम सबके समकक्ष रखा है। और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्थान दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक विकसित होता हुआ प्रदेश और सबसे तेजी के साथ विकास कर रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से सबसे मजबूती मिली है वो मातृशक्तियों को मिली है, और यही का उदाहरण लेकर के बाकी के प्रदेशों ने भी मातृशक्तियों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसलिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जिस तरह मातृशक्तियों को अग्रणी कर रहा है हर क्षेत्र में और महिलाओं को सशक्त कर रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने सरकारी नौकरियों में भी 35% का आरक्षण महिलाओं को दिया है। और जो रजिस्ट्री खर्च है वो महिलाओं को कम किया गया है, ताकि महिलाएं भी जो है ज़मीन में उनके भी हिस्सेदारी हो सके। और उसके कारण आज हम देखते हैं कि रजिस्ट्री में महिलाओं की भी भूमिका ज़्यादा रही है, महिलाओं के नाम रजिस्ट्री ज़्यादा होने लगी है। और इसी प्रकार से हमारी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना लॉन्च की थी, जो मध्य प्रदेश की सबसे सफलतम योजना थी। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए अलग से स्पेशल सरकार ने इसको बजट रखा है, आगे भी इसको जारी रखेंगे। और महिलाओं को और मजबूती देने के लिए अब जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है उसमें जो हॉस्टल की फैसिलिटी के साथ साथ आगे अब उनको आर्थिक रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी उनको मजबूत करने के लिए स्थान दिया है। इस प्रकार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में बजट को रखा है। माइनिंग का क्षेत्र भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश को विकसित करने में, और उसके यहाँ के जो हमारे पदार्थ है वो बाहर बहुत उपजाऊ जमीन के बाद भी माइनिंग के क्षेत्र में भी हमारी जो मध्य प्रदेश है परिपूर्ण है और उसको भी विकसित किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है। और यहाँ न केवल देश के कोने कोने से बल्कि और देशों से भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पार्टिसिपेट करने के लिए व अन्य क्षेत्र में भी पार्टिसिपेशन के लिए लोगों को आमंत्रित किया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को विकसित होने की गति तीव्रता के साथ मिली है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का बजट, हमारा जो ज्ञानी का बजट है वो बहुत ही पावरफुल बजट है और मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए आज के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि आगामी दृष्टिकोण से भी यह बजट बहुत सफलतम बजट है। मंत्री जी, बजट केंद्र और राज्य का बजट आने के बाद देश का सर्वोच्च न्यायालय बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकार या सभी सरकारों को हिदायत दी है कि फ्री में जो आप लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है, उससे दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। रोजगार जो मिलना चाहिए रोजगार नहीं मिल पा रहा, फ्री से लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, हम जो नज़रिया इस क्षेत्र में रखते हैं फ्री बीज का कारण यह है कि उनको अभी हम आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दें कि उनकी जो डेली नेसेसिटीज़ है वो पूरी हो जाए, ताकि उनको आगे काम करके और आर्थिक रूप से मजबूत वो स्वयं हो जाए, सबल हो जाए, कि उनकी जो उपयोगी की चीज़ें हैं जैसे आवास सरकार दे रही है वो जैसे ही पूर्ण हो जाएगा, सरकार खाद्यान्न दे रही है, खाद्यान्न के लिए जब उनके पास परिपूर्णता हो जाएगी तो धीरे धीरे सरकार जो है जब वो आत्मनिर्भर बन जाएगा, अपने पैरों पर सशक्त हो जाएगा, जो छोटे छोटे लघु उद्योगों की बात करते हैं, महिलाओं को उद्योग से जोड़ने की बात करते हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर करके छोटे छोटे रोजगारों के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। जैसे ही लोग विकसित हो जाएंगे और इस क्षेत्र में अपने आप को खड़ा कर लेंगे तो
तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये सारी चीजें। तो आप मानती हैं कि आपके बराबर एक लाइन और खींचने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि यूजीसी कि जैसे आपने बोला कि उनको सबल बनाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है, मुफ्त की दी जा रही है, तो आपका मानना है कि एक तरह से अपने सामान्य वर्ग को और उसको एक बराबर लाइन में लाने की कोशिश की जा रही है? इसमें देखिए कोई वर्ग का भेद नहीं किया है। जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं व्यक्ति है वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, लेकिन उसके पास अगर एमिनिटीज नहीं है, खाने के लिए नहीं है, आवास नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो हमारी सरकार हर उस व्यक्ति को सशक्त करने के लिए अग्रसर है और उनके लिए काम कर रही है। हमने कहा है कि सरकार ने 4 जातियों में देश को बांटा है, वो गरीब है, वो युवा है, वो किसान है, वो मातृशक्ति है। इसके अलावा किसी सरकार ने हम किसी भी जाति का उल्लेख नहीं किया कि हमको उसको विकसित करना है। वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, गरीब हर जाति का व्यक्ति गरीब है, युवा हर जाति का युवा है, महिला हर जाति की महिला है और किसान हर जाति का किसान है। इनको सशक्त करने के लिए बिना जाति के भेदभाव के जो भी इन सब सुविधाओं का लाभ लेने योग्य है और जिनके पास कमी है उनको सबको सरकार ने सशक्त करने की बात की। मैडम, जो 2026-27 का बजट है, इसमें जो प्रमुख ड्रॉबैक निकल के आ रहा है वो ये है कि सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है, कर्ज पर कर्ज सरकार लेते जा रही है, उसको बजट में महत्व नहीं दिया गया। ऐसे देखिए, सरकार ने जो बजट बनाया है वो निश्चित तौर पर हर प्रकार से स्टडी करके ही बनाया है, तो इसमें किसानों को समृद्ध बनाने के लिए जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, क्या वो इसको अच्छा नहीं बना रही थी या इससे ज़्यादा बल नहीं मिलता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब जैसे हम कहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है हमको, तो हम सभी से विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद एक संशोधित उसमें सबका एक फीडबैक लेने के बाद उसको संशोधन युक्त एक बजट तैयार किया जाता है, जिसमें सबकी थोड़े से विषय को लिया जाता है, सबके थोड़े पॉइंट्स को लिया जाता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। मैडम, नगरीय विकास के लिए प्राथमिकता दी गई है। नगरीय विकास के लिए तो मेरे ख्याल से सबसे अधिक इसमें महत्व दिया गया है, खास करके जो ये एरिया है, मैं नाम भूल रहा उस योजना का, कुछ नहीं कहता द्वारका नगर योजना। इसमें एक ये द्वारका, हम आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से एक जिसको हम कंट्री एंड टाउन प्लानिंग कहते हैं, उस प्रकार से बसाया गया था। इसी व्यवस्था के तहत अब हर जो सिटी प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत बसाया जाएगा और छोटी छोटी जो कॉलोनाइजेशन है उसको किया जाएगा। उसके लिए सरकार ने स्पेशल बजट भी रखा है और साथ में जो हमारा सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रदूषण की, और जिसको लेकर के फिर से सरकार ने एक नई सुविधा दी है, ई बसों की सुविधा। जो परिवहन बसें चलती थी वो बंद हो गई थी, लेकिन 972 ई बसों को हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में संचालित करने के लिए दिया है, जो हर क्षेत्र में जा रही है, विभिन्न जिलों में जा रही है और इसके माध्यम से फिर से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसको हम सिटी बस सर्विस कहते हैं। ठीक है। के लिए सरकार ने स्पेशली महिलाओं के लिए इसमें बजट रखा है और हर प्रकार से उनको आज के समय में हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए श्री मार्ट भी हमारी स्पेशली सरकार ने इस बार के बजट में उसको स्थान दिया कि श्री मार्ट एक डेवलप किया जाएगा, जहां महिलाएं जो लघु उद्योग से जुड़ी हुई हैं उनको मार्केट प्लेस दिया जाएगा। साथ में महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने के लिए एक हॉस्टल फैसिलिटी भी हमारी महिलाओं को मिल रही है, जिसमें वो रह करके सर्व सुविधा युक्त और एक ऐसा उनको एनवायरनमेंट मिलेगा जहां वो सुरक्षा पूर्वक रह करके और अपने काम को करें। मैडम, बजट में आम आदमी के लिए रोजमर्रा की चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य को सस्ता करने के लिए कोई बड़ी राहत नहीं दिखी बजट में। देखिए, सरकार वैसे भी शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत बड़ी राहत दे रही है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड आज के समय में आप पूछेंगे, चूँकि हम लोग
लाभार्थियों से मिलते हैं, लोगों को लाभ दिलाते हैं, तो जो सहायता सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शायद पहले कभी लोगों को नहीं मिला। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज हम बात करते हैं तो हर वर्ग का बच्चा जो गरीब है उसको पढ़ने के लिए सरकार पूरे स्कॉलरशिप देती है। इवन विदेश में पढ़ने तक के लिए हमारी सरकार ने योजनाओं के इसमें बजट में स्पेशल बजट रखा है जो बच्चों को दिया जाए। घाटा है वो लगभग 74,000 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसे में युवाओं के लिए रोजगार की बात, स्वास्थ्य की बात, महंगाई की बात पर कैसे नियंत्रण होगा और इनके लिए कोई स्पष्टता ना होना, क्या माना जाए अच्छा बजट है? देखिए, मेरे से ज़्यादा लंबे समय से आप लोग भी हर साल के बजट को देखते हैं और हम अगर बजट की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा है जो घटा है 4% हुआ है। तो लगातार हमारी सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि राजकोषीय घाटे को हम घटा सकें और आने वाले समय में इसको शून्य करना हमारे सरकार ने लक्ष्य रखा है। और हर प्रकार से आप भी जानते हैं कि कोई अगर लोन लेने जाता है तो अगर उसके पास पर्याप्त एमिनिटीज नहीं है तो लोन नहीं मिलता है। तो यदि सरकार अपने प्रदेश को मजबूत कर रही है तो यूज नहीं कर रही है, उसको मजबूत करने के लिए पर्याप्त सरकार के पास संसाधन है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये जो राजकीय घाटा है उसको हम शून्य करेंगे। जिस तरह से राज्य सरकार पर कर्ज पर लेकर के सरकार चल रही है और केंद्र सरकार से भी अपेक्षित चीज़ें ना मिलने पर जो सरकार की स्थिति है, मतलब जो प्रदेश का विकास है, आपको नहीं लगता कहीं धीमा पड़ जाएगा अगर केंद्र सरकार हमारे अपेक्षित नहीं देती और हम कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं, तो इससे प्रदेश के विकास पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रदेश को विकसित करने के लिए समायोजित तरीके से कार्य हो रहा है और प्रदेश को विकसित करने के लिए हम प्रदेशवासियों को भी विकसित कर रहे हैं ताकि आर्थिक मजबूती जो है प्रदेशवासियों के माध्यम से भी मिले। आने वाले समय में जिस प्रकार से मैंने कहा है कि लोग जब सशक्त हो जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो प्रदेश स्वयं में आत्मनिर्भर हो जाएगा और हमें आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। मैडम